आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में। देखो, पहले छोटी सी कहानी समझो। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई एक गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके खिलाफ भी तो लोगों को शिकायतें होंगी, उसके खिलाफ भी तो लोगों को कुछ रिजर्वेशंस होंगे, कुछ क्रिटिसाइज करना होगा, कोर्ट में केसेस जाएंगे, तो सरकार का पक्ष कोर्ट में कौन रखेगा? अब सरकार का पक्ष कोर्ट में रखने के लिए कोई एक एडवोकेट सरकार को अपना होना चाहिए। अब वो जो एडवोकेट साहब होंगे उन्हीं को क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। तो अगर आपसे देखो, मैं छोटा सा पहले समझाता हूँ आपको। आर्टिकल 76 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो एडवाइस करेंगे किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस पे? लीगल मैटर्स पे। जो भी लीगल जानकारी चाहिए होगी सरकार को वो करेंगे, और वो परफॉर्म करेंगे कुछ ड्यूटीज किसकी? लीगल कैरेक्टर टाइप की। ठीक है। और ये जो अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे जो पहले लॉ ऑफिसर हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, क्योंकि ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पीएम अपॉइंट नहीं करता है। क्योंकि पीएम के पास ये अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है कि कल को पीएम किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट ना कर ले जो उसके प्रभुत्व में रहे, तो धीरे ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा ना बन जाए। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? प्रेसिडेंट साहब को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो हमारे हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, अब समस्या आती है कि चुनेंगे किसको? तो किसी ऐसे इंसान को चुना जाता है जो कि क्वालिफाइड हो, जो कि क्वालिफिकेशन रखते हो एक जज बनने की। किसके जज बनने की? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। तो अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? जो कि जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते हो। और चुनेगा कौन? प्रेसिडेंट साहब। यहां तक समझ आ गई कहानी? चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो सबसे जो पहली क्वेश्चन है वो है, कौन एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे? तो वो एडवाइस कौन देंगे? अटॉर्नी जनरल साहब। चीफ जस्टिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी एडवाइस नहीं देते हैं। ये एडवाइस किसको देते हैं? कुछ लीगल मैटर्स पे जब प्रेसिडेंट को आवश्यकता होती है। तो जब प्रेसिडेंट साहब को आवश्यकता होती है तो कौन देगा? चीफ जस्टिस साहब देंगे। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को जरूरत है तो कौन देगा? अटॉर्नी जनरल साहब देंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? एक्सप्लेनेशन समझ आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैग, वो जो हमारे ऑडिटर जनरल होंगे, अटॉर्नी जनरल जो होंगे, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो इनको सिर्फ अपॉइंट ही प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट साहब जो है इनको अपॉइंट भी करेंगे और इनको रिमूव भी करेंगे। ठीक है। तो इनको रिमूवल कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं, उनके प्लेजर पे डिपेंड करता है। तो कौन है जिनका ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है? वो है अटॉर्नी जनरल साहब को कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? क्या पार्लियामेंट पार्लियामेंट को अधिकार देंगे कि वो अपॉइंट करे अटॉर्नी जनरल को? जी नहीं। कौन करेगा? बाय द प्रेसिडेंट। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन ले। जी नहीं, प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को यह अधिकार दिया नहीं जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। आराम से सारे ऑप्शंस को पढ़ के समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के, उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? इनको अपॉइंट किया जाता है, ना सिलेक्ट किया जाता है ना इलेक्ट किया जाता है। और अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब। समझ गए? प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं दिया जाता है अधिकार? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी ऐसे इंसान को लगा सकते हैं जो कि उनके कहे अनुसार काम करे, तो इसलिए खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। समझ गए? देखो चलिए, उनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और वो ऑफिस भी तभी तक रहेंगे, ऑफिस में तभी तक रह सकते हैं जब तक कि मर्जी हो प्रेसिडेंट साहब की। उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की, और उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2010 में पूछा गया था। Who amongst the following is considered to be first law officer? पहले लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन बनते हैं? देखो, आपको देखने में लगेगा चीफ जस्टिस साहब बनेंगे। जी नहीं, ये होंगे अटॉर्नी जनरल साहब। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आए हैं, सोलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, और एक आए हैं अटॉर्नी जनरल। अब मैं आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ, यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ये होते हैं स्टेट के
लॉ ऑफिसर। स्टेट के जो पहले लॉ ऑफिसर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन है, अटॉर्नी जनरल हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कौन होंगे, इनको बोला जाएगा एडवोकेट जनरल। और ये जो सोलिसिटर जनरल होते हैं, ये सोलिसिटर जनरल होते हैं अटॉर्नी जनरल की सहायता करने वाले, यानी कि सेकंड लॉ ऑफिसर। तो सेकंड लॉ ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं, सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, स्टेट के होते हैं लॉ ऑफिसर। अब ये जो एडवोकेट जनरल है ना, जैसे अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करेंगे इनको, और रिमूव कौन करेगा, वो भी गवर्नर ही करेगा। यहाँ तक ये सारे कीवर्ड समझ आ गए कि अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल में क्या डिफरेंस होता है। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो जाएंगे। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर इंडिया में कौन है, तो वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर, सबसे बड़ी लीगल एडवाइस कौन देंगे, तो वो देंगे अटॉर्नी जनरल। सोलिसिटर जनरल मैंने अभी आपको समझाया था पीछे, कौन होता है, ये सेकंड लॉ ऑफिसर हैं, ये सेकंड नंबर के ऑफिसर होते हैं, और ये फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, यानी कि सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट काम करते हैं। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में, आर्टिकल 76 के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया में, वो लीगल एडवाइजर होते हैं, लेकिन किसके, वो होते हैं भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वो ना तो प्राइम मिनिस्टर के लीगल एडवाइजर होते हैं, ना वो लोकसभा के होते हैं, ना प्रेसिडेंट के होते हैं, वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। याद रखना, अगर आपसे एक ऑप्शन यूपीएससी ऐसा क्रिएट कर दे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, प्राइम मिनिस्टर के नहीं होंगे। कौन है जिनको अधिकार प्राप्त है, जिनको राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर के, टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर के अपनी ड्यूटीज को निभा सकते हैं, वो है अटॉर्नी जनरल के पास। ठीक है। अब देखो, ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं ना, ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। बिहार का जो एडवोकेट जनरल होगा ना, वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाकर के ड्यूटीज नहीं निभा सकता। और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो होते हैं, वो इनके सबऑर्डिनेट होते हैं, ये इनसे छोटे होते हैं एडवोकेट जनरल से। अटॉर्नी जनरल किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के, किसी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये अपनी ड्यूटीज को निभा सकते हैं। तो ये अधिकार किसके पास होता है, ये अटॉर्नी जनरल के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वो इज गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर और प्राइमरी लॉयर। प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबसे प्राइमरी लॉयर कौन होते हैं, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो नाम याद रखना, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। सोलिसिटर जनरल उनसे छोटा होता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होते हैं, कैग, ये अलग होते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11, अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इन पे चर्चा कीजिए। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल, क्वालिफाइड होने चाहिए वो, अपॉइंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था ये। अटॉर्नी जनरल साहब को रिमूव किया जा सकता है उसी प्रोसीजर के थ्रू जैसे जजों को किया जाता है, जी नहीं, उनको कभी भी हटाया जा सकता है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। कौन हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, वो कभी भी उनको रिमूव कर सकते हैं। तो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ओनली वन। ठीक है। चलिए साहब, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में पूछा गया है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट बात, हमने अभी रिवाइज किया था कि भाई कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को क्यों अधिकार नहीं दिया गया अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का, क्योंकि वहाँ पे खतरा यह था कि हो सकता है वो डेमोक्रेसी को खतरे में ले आए। ऑप्शन नंबर 2, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस, वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एमपी होने चाहिए, एमपी होना उनके लिए जरूरी नहीं है।
ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। जी नहीं, इम्पीचमेंट किसकी की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा? इम्पीचमेंट की जाती है प्रेसिडेंट साहब की, प्रेसिडेंट साहब की इम्पीचमेंट की जाती है। अटॉर्नी जनरल को तो प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, पता चल गया आपको? चलिए, तो आंसर बनेगा इसका 1 और 2। अब देखो, आर्टिकल 88 में जिक्र किया गया है किसका? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल का। हर एक मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को अधिकार है कि वो जा कर के वो चाहे तो राइट टू स्पीक कर सकते हैं, वो प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं किसी भी हाउस की, वो जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा की कोई जॉइंट सिटिंग हो रही है उसमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं, किसी कमेटी में भी वो हिस्सा ले सकते हैं, और किसी कमेटी के तो वो मेंबर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? वो वोट नहीं डाल सकते, वोट डालने का अधिकार उनको नहीं है। यानी कि वो जॉइंट सिटिंग में भी, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, एनी जॉइंट सिटिंग में भी वो हिस्सा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वो किसी कमेटी के मेंबर बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल। चेयरमैन नहीं बनाए जा सकते, मेंबर बनाए जा सकते हैं, याद रखना, चेयरमैन नहीं बनाए जाएंगे। और हर एक मिनिस्टर की तरह उनके पास बोलने का अधिकार है, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने का अधिकार है। और ये चीज़ जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना पड़ेगा हमें। उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब जो है उनको अपॉइंट करेंगे किसी भी पर्सन को जो कि क्वालिफिकेशन रखता हो एक जज बनने की सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। और उनको रिमूव कौन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है भाई? प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस, करेक्ट बात कही गई है बिल्कुल। इसी को हम बार बार PYQ में पढ़ते भी आ रहे हैं अभी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की हैसियत होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है रिसीव करेंगे सच रेम्यूनरेशन का मतलब होता है तनख्वाहें और सुविधाएं जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। जी नहीं, ये क्यों गलत है? अब लॉजिक से सोचो, अगर हमने ये अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया कि भाई साहब आप तय कीजिए कि इनका कितना, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, पार्लियामेंट के जो MP लोग फंसे होंगे वो लोग क्या करेंगे? पार्लियामेंट दबाव बनाएगी अटॉर्नी जनरल पे कि या तो हमारे हिसाब से काम करो, नहीं तो तुम्हारा कम कर देंगे। तो इसलिए यह अधिकार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। यह अधिकार किसके पास रहेगा? यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड क्या होना चाहिए था? प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट साहब तय करेंगे या फिर सेकंड शेड्यूल में लिखा जाएगा। समझ गए? अब देखो, जब वो उनको लगाते प्रेसिडेंट साहब है, हटाते प्रेसिडेंट साहब है, तो रेम्यूनरेशन जो उनकी सुख सुविधाएं होंगी वो कौन तय करेगा? वो भी प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करेंगे। कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, बहुत ही एक वर्ड से आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे वर्ड क्या बदल दिया? प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे किसके प्लेजर से? प्लेजर किसका होना चाहिए? प्रेसिडेंट साहब का। प्रेसिडेंट साहब की मर्जी से वो ऑफिस में रहेंगे। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, बिल्कुल सही बात है। उनको वो सुख सुविधाएं नहीं दी जाएंगी जो एक MP को दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? उनकी सुख सुविधाएं कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट साहब तय करेंगे। तो उनकी प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो सुख सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी, प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो घटा दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कि भाई वो सारी की सारी सुविधाएं ले जो एक MP लेता है। क्लियर कट बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी गुड क्वेश्चन है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एक एक वर्ड से क्वेश्चन के आंसर बदल दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं हम UPSC ने 2022 में आपसे क्या पूछा। UPSC ने कहा चलो भाई अब हम भी पूछते हैं। ऑप्शन 1 को पढ़ो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। क्या ये केवल ये 2 ही ऑफिसर हैं? नहीं। अरे भाई, पार्लियामेंट तो जिसको चाहेगी उसको पार्टिसिपेट करा देगी ना। ये ओनली ऑफिसर्स नहीं हो सकते दोनों के दोनों। हाँ, ये पार्लियामेंट की कमेटी में भाग लेते हैं, लेकिन क्या केवल ये 2 ही हैं पूरे भारत में और कोई ले ही नहीं सकता? तो ये गलत लिखा हुआ है, ओनली वर्ड गलत जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। जब सरकार जो रिजाइन करेगी, जिस सरकार ने उनको चुना है, पहली बात तो सरकार उनको चुनती ही नहीं है। अभी हमने पीवाईक्यू में क्या पढ़ा इतने सालों के, अरे प्रेसिडेंट साहब की मर्जी से हैं भाई वो, तो जब सरकार जा रही है तो जरूरी थोड़ी है वो जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब जब चाहेंगे तब हटाएंगे। तो ऑप्शन 2 भी गलत लिखा हुआ है और ये 2022 का पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समझ गए अब कैसे रिपीट करती है यूपीएससी। चलिए अब यूपीएससी ने 2013 में आपसे क्या पूछा। यूपीएससी ने 2013 में पूछा कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो पार्ट ले सकते हैं क्या प्रोसीडिंग में। बिल्कुल ले सकते हैं। वो क्या एक मेंबर बन सकते हैं क्या किसी कमेटी की, लोकसभा की कमेटी के मेंबर बन सकते हैं क्या। वो बिल्कुल बन सकते हैं। क्या वो स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं लोकसभा में। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वोट डालने का अधिकार इनको नहीं दिया जा सकता। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो आपका आंसर बना 1, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किन को अधिकार है पार्टिसिपेट करने का पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। अटॉर्नी जनरल को है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल के साथ साथ क्या लिख दिया है, सोलिसिटर जनरल। नहीं होगा। किसको है, अटॉर्नी जनरल साहब को है। सोलिसिटर जनरल को भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं है। वो है फॉलोइंग द राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल साहब चाहे तो एड्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देना, ये एड्रेस भी कर सकते हैं, ये प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकते हैं, ये जॉइंट सिटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं, और ये स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक है। चौथी चीज क्या होगी, ये किसी कमेटी के मेंबर भी बन सकते हैं। कमेटी के क्या बन सकते हैं, मेंबर, नॉट चेयरमैन। और कमेटी किसकी, लोकसभा की। समझ गए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझ आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर। बिना एमपी के भी कौन है जो पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो है अटॉर्नी जनरल साहब। ये अधिकार किसके पास है, अटॉर्नी जनरल साहब के पास है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन दिया ना, ये याद रखना कि जो चेयरमैन होंगे ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो भी हिस्सा नहीं ले सकते। चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। ये याद रखना, यूपीएससी में झोल कर सकती है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने में लगेगा कि भाई ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो पार्लियामेंट में तो चेयरमैन को बुलाया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। नहीं जा सकते पार्लियामेंट में आप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं जा सकते। कौन जा सकता है, अटेंड कौन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, देखो अटेंड कौन कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, कौन है जिनके पास राइट टू स्पीक है, प्रोसीडिंग में पार्ट लेने का भी अधिकार है, और वो मेंबर भी हो सकते हैं किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। वो है अटॉर्नी जनरल। और ये जो यूपीपीसीएस ने 2003 में क्वेश्चन पूछा था ना, देखो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये जो क्वेश्चन था ना आपका, इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन नंबर 16 में देखो इसी को ऑप्शंस बनाया है। इस क्वेश्चन को ही ऑप्शंस क्रिएट कर दिया है। इस तरीके से आप देखोगे 10 साल पुरानी चीज को भी रिपीट मार देती है यूपीएससी। तो खेल क्या है, यूपीएससी के रिपीटेशन को अगर आपको समझना है, घटना चक्र को समझो, इनको याद करो, आपको पता चलेगा याद क्या करना है। जितना मैं बता रहा हूं उतना भी याद कर लो तो भी काम हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 21, आपको लगेगा अरे भैया ये तो लक्ष्मीकांत में था ही नहीं, उस टाइम पे करंट अफेयर चल रहा होगा। तो क्या 2003 में भी करंट अफेयर में था ये चीज। अरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20 में जो क्वेश्चन है उसी को ऑप्शन बना दिया, और जो आपका आंसर है अटॉर्नी जनरल उसको क्वेश्चन पे लिख दिया उल्टा करके। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक प्रोसीडिंग्स इन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन थ्रू ही इज नॉट अ मेंबर। कौन है जी, वो है अटॉर्नी जनरल साहब। ठीक है। और इसका आंसर ई क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, ये भी लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर भी पार्ट्स ले सकते हैं। तो इसके आंसर दोनों बनेंगे, वो हम वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे। वो अमोंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बोथ ऑफ द हाउसेज। तो ये भाई अटॉर्नी जनरल साहब है, दोनों हाउसेज में जो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी ये कहता है कि बिना मेंबर हुए भी, बिना एमपी हुए भी
पार्लियामेंट में कौन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है? अटॉर्नी जनरल साहब ले सकते हैं। सोलिसिटर जनरल क्या होते हैं? सोलिसिटर जनरल जो होते हैं इंडिया के, क्या है ये? लीगल एडवाइजर हैं। ये क्या है? लीगल एडवाइजर हैं ये। समझ गए? इस टर्म को ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 24 में लीगल एडवाइजर की टर्म को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25, सोलिसिटर जनरल जो इंडिया के होते हैं वो क्या होते हैं? एक लीगल एडवाइजर होते हैं। और ये किसके अंडर होते हैं? अटॉर्नी जनरल के अंडर होते हैं। कौन है जो एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे? तो वो देते हैं एडवोकेट जनरल। कौन देते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को जो है, एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई वो जज के लायक होने चाहिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लायक होने चाहिए। तो एडवोकेट जनरल को जज होना चाहिए किसका? जज ऑफ हाई कोर्ट। कौन चूज करेगा एडवोकेट जनरल को? गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे और गवर्नर साहब ही इनको रिमूव करेंगे। ठीक है, एडवोकेट जनरल को किसके प्लेजर पे रुकेंगे? ये गवर्नर साहब के। और ये फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। समझ गए एडवोकेट जनरल साहब की कहानी। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि वो अमोंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, वर्ड्स ध्यान रखना, वो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट वाले, स्टेट गवर्नमेंट के। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, और ये जो कैग होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑफिशियल लीगल एडवाइजर किसी स्टेट गवर्नमेंट के कौन होते हैं भाई? एडवोकेट जनरल साहब होते हैं। अभी समझाया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आ जाएगा? एडवोकेट जनरल एक स्टेट के इंडिया में, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे? अरे नहीं, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर साहब करेंगे, और किसी की रिकमेंडेशन पे थोड़ी करेंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड्स हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल एपीलिएट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ स्टेट लेवल। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अभी टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपका अटॉर्नी जनरल का जितना भी कॉन्सेप्ट था, एडवोकेट जनरल क्या होता है, सोलिसिटर जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल को कौन लगाता है, कौन हटाता है, कैसे सब चीज़ें तय की जाती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया।